Uh, Respectable participants, today we are sharing uh, on lecture 4 in the BCRW. हाफिज अरसलान, जरा प्लीज होल्ड ऑन, थोड़ी देर मुझे थोड़ा सा जरा स्टार्ट ले लेने दें, देन आई टेक योर क्वेश्चन। तो आज हमारा BCRW का चौथा लेक्चर है। इसके अंदर हम क्या चीजें पढ़ेंगे इसमें आज। एज यूजुअल जो है वो बी पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है इस लेक्चर को, जिसमें पहला पार्ट और दूसरा पार्ट जो है इसके अंदर हम डिफरेंट चीजें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट के अंदर जो है वो पिछले लेक्चर की इंडोर्समेंट है, कंटिन्यूएशन है इंडोर्समेंट के बारे में। आई रिक्वेस्टेड यू ऑल पीपल के आप अपने दफ्तरों के अंदर ऑफिशियल लेटर्स को देखें जहां पर इंडोर्समेंट जो है वो लगी हुई हो। तो मोस्ट प्रोबेबली ऑल ऑफ यू माइट हैव अटेम्प्टेड टू ट्रेस दैट ऑफिशियल लेटर जिसके अंदर इंडोर्समेंट जो है वो लगाई गई हो और आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग आ गई हो। तो एंडोर्समेंट में फर्दर कुछ पॉइंट्स जो हैं वो रह गए थे, वो मैं आज आपके साथ वो शेयर करूंगा। उसके साथ साथ मैं आपके साथ पब्लिक सेक्टर कम्युनिकेशन जो है उसमें नोटिफिकेशन के बारे में भी कुछ चीज़ें जो हैं वो शेयर करूंगा, ताकि आपको पता हो कि नोटिफिकेशन जो है वो किस तर्ज की एक पब्लिक सेक्टर कम्युनिकेशन है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड होती है। बाय डिस्कसिंग दिस नोटिफिकेशन टुडे, तो तकरीबन पाँच छः किस्म की चीज़ें जो हैं वो पब्लिक सेक्टर की हम इसके अंदर डिस्कस कर चुके होंगे आज के लेक्चर के अंदर। तो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि अ, हमारे पास पब्लिक सेक्टर के अंदर तकरीबन 13-14 किस्म की कम्युनिकेशन जो है की जाती है, और उसके तहत हम अपना बिजनेस जो है पब्लिक सेक्टर में हम चलाते हैं, यानी गवर्नमेंट चलाती है। तो प्रीवियस लेक्चर जो कि मैंने आपको दिया था पिछले ट्यूसडे को, उसका मैंने शेयर कर दिया था लेक्चर आपके साथ। आई डू होप कि आपको सबको वो मिल गया होगा। अगर नहीं मिला तो मुझे बताइए, ताकि मैं आपको जो है वो उसका बंदोबस्त जो है वो कर सकूं, ताकि सारे नोट्स जो हैं वो आपके पास अवेलेबल हों, आप पढ़ सकें, उसको अंडरस्टैंड कर सकें और इम्तहान की तैयारी कर सकें। तो पिछले लेक्चर से मुतल्लिका कोई सवाल आपका है तो प्लीज़ उसको मुझे आप बताइए, ताकि मैं ये शुरू करने से पहले मैं पिछले लेक्चर के पॉइंट्स जो क्लियर नहीं हैं उसको मैं एक्सप्लेन कर सकूं। तो तो प्लीज जो आज कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, साहब अली कर रहा है, आई थिंक फैसलाबाद से वो कोऑर्डिनेट कर रहा होगा। तो अली, प्लीज अलाउ दीज पीपल टू आस्क द क्वेश्चंस बिफोर स्टार्टिंग द न्यू वन। आप इनको इजाजत दें ताकि ये क्वेश्चन पूछ सकें। तो प्लीज जो लोग हाथ रेस हैंड रेस कर रहे थे वो बोलिए, क्या आपकी कंफ्यूजन थी, क्या आपका जो है वो क्लियर नहीं थी चीजें? जी बोलिएगा। आई एम नॉट लिसनिंग योर वॉइस।
जी पार्टिसिपेंट्स बोलिए। सद्दाम, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी पार्टिसिपेंट्स, आपकी आवाज नहीं मुझे आ रही। अली प्लीज इन्हें अलाउ करें। आई एम अनएबल टू लिसन योर वॉइस। अस्सलाम सर। ओके, मेरी आवाज अगर आ रही है तो पार्टिसिपेंट्स की आवाज क्यों नहीं आ रही, मैं वो सोच रहा हूँ कि आप सवाल पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज रेज योर हैंड एंड स्पीक। हेलो। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। एक एक पार्टिसिपेंट ने ये क्वेश्चन किया है कि ओरल, विजुअल और पिक्टोरियल जो कम्युनिकेशन है उसके बारे में कुछ बता दूं। तो मुनसिफ खान जो है, ये उसका क्वेश्चन है। मुनसिफ खान, ये तीसरे लेक्चर के अंदर मैंने इसको आपको मेथड ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर एक्सप्लेन किया था। ये तीन किस्म की मेथड्स कम्युनिकेशन के हैं। एक है ओरल, एक होती है विजुअल, एक होती है पिक्टोरियल। तो ओरल के अंदर ये है कि हम फेस टू फेस जब हम मिलते हैं एक दूसरे से, जो हम बातचीत करते हैं वो ओरल होती है, उसका रिटन रिकॉर्ड कोई नहीं होता। फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो है वो, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये ओरल कम्युनिकेशन है, लेकिन इसका तरीकाकार है कि मैं आपसे वेबनॉर के जरिए एड्रेस करता हूं। दूसरा ओरल का मेथड जो है वो टेलीकम्युनिकेशन, टेलीफोन के जरिए जो कम्युनिकेशन करते हैं, वो कम्युनिकेशन जो है वो इसके अंदर आती है, ओरल के अंदर। उनसे दूसरा जो था वो विजुअल था। विजुअल के अंदर भी फेस टू फेस कम्युनिकेशन का एलिमेंट आता है, लेकिन उसके साथ साथ ओरल भी शामिल हो जाता है। मसलन दो लोग बात कर रहे हैं तो वो बातचीत तो ओरल हो रही है, लेकिन साथ तस्वीर दिखाई जा रही है। जैसे मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ आज का लेक्चर जो है,
तो ये फेस टू फेस विजुअल है। दूसरी इसमें किस्म जो है विजुअल के बैठो अंदर, बैठ जाओ। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हम एक दूसरे को, प्लीज प्लीज रुकिएगा जरा, लेट मी फिनिश इट फर्स्ट, फिर मैं आपका सवाल लेता हूँ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अलावा नोटिस बोर्ड्स जो हैं वो भी, के नोटिस बोर्ड के ऊपर एक नोटिस लगा दिया जाता है। तो ये विजुअल आप देख के नोटिस को पढ़ के आप समझ जाते हैं कि कौन सा मैसेज जो है वो आपको इस्तेमाल किया गया है जस्ट टू कन्वे द इंफॉर्मेशन। तीसरा है पिक्टोरियल। पिक्टोरियल के अंदर जो है वो चार्ट्स होते हैं, ड्राइंग बना के दिखाई जाती है या ग्राफ्स के जरिए रिप्रेजेंटेशन की जाती है दूसरी पार्टी को समझाने के लिए। तो ये तीन तरीक़ाकार जो हैं ये मुझसे, मैंने इनके नोट्स भी आपको शेयर कर दिए थे बेटे, और मैंने अब दोबारा इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो एज यू बिलोंग टू लाहौर, अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो फिजिकल जो लेक्चर हमारा होता है उसके अंदर हम इसको मजीद, मैं आपकी तसल्ली जो है वो करवा दूंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो मेरा ख्याल है कि अब फर्दर कोई क्वेरी आपकी मुनसिफ है, या ठीक हो गया मामला मुनसिफ? जी, एनीबॉडी एल्स की कोई और सवाल जो है वो कोई पूछना चाह रहा है तो प्लीज पिछले लेक्चर के बारे में बोलिएगा, मैं सुन रहा हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, हेलो। फवाद खान कह रहा है कि पिछले नोट्स नहीं मिले, तो इसका हल तो आज शायद पॉसिबल ना हो सके। आप चेक कीजिएगा अपने इस्लामाबाद सेंटर के साथ ही आपका नाम शामिल है फवाद उसके अंदर, क्योंकि उन्होंने शेयर कर दिए हैं आपको, और मैं इस्लामाबाद शेयर करता हूं आपके डायरेक्टर के साथ, और आपके डायरेक्टर साहब जो हैं पिफा के, वहां से वो आपको आगे भेज देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, सर, प्लीज, प्लीज। तो अगर स्टिल फवाद आपको ना मिले तो सर, आपका किस सेंटर से ताल्लुक है? ये मुझे पता चले तो लाहौर वालों को भी मैंने अलहदा से भेजे हुए हैं, शायद वहाँ हमारे सीआर जो हैं असदुल्ला खान, वो आपको दे सकते हैं। इ- इकराम जमान साहब हैं। नहीं मशीन नहीं मैं दूसरे की नहीं मैं लेक्चर था मैं वो करा था ऑनलाइन लेक्चर था मरा था अस्सलाम वालेकुम मैं सर। मोबाइल फारूक इकराम जमान, भाई अ, मशीन है इकराम जमान आपने लिखा है कि हम इस पेपर की तैयारी जो है वो हम लेक्चर नोट से ही करें या कोई और किताब भी पढ़ लें। इस सिलसिले में मैं अर्ज करूंगा कि प्लीज कॉन्सेंट्रेट आई ऑन माई नोट्स, इट विल कवर योर 80 to 90% योर रिक्वायरमेंट, एंड
still you feel some sort of thirst for knowledge, then you may consult the books on business communication. लेकिन आई डोंट थिंक कि आपको जरूरत है। मेरे नोट्स पढ़ के आप 80% मार्क्स हासिल कर सकते हैं। भाई उसके बाद ना आपकी ऑप्शन आती है, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना 4 बुक्स आएंगी वहां पे, तो जो बिजनेस कम्युनिकेशन की बुक होगी उस पर क्लिक कीजिएगा तो ज्वाइन हो जाएंगे। दूसरा यहाँ पर पॉइंट जो है, जो इम्पोर्टेंट मैं समझ रहा हूँ कि पेपर की तैयारी के लिए प्लीज कंसल्ट पास्ट पेपर्स, जो कि पिफा के पेपर्स हैं, वो आपको पिफा की वेबसाइट से अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन मैं ये जब सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा तो फिर मैं पास्ट पेपर्स आपको मैं उसका सलूशन दूंगा। हर सवाल का जो है वो उसमें आंसर वो मैं आपको दूंगा, तो वो आपका मसला भी हल हो जाएगा। लेकिन एट द वेरी आउटसाइड, इन द स्टार्टिंग पॉइंट, आप सिर्फ मेरे नोट्स को अगर अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो मैंने ये अर्ज किया है कि 80 to 90% मार्क्स के लिए यही नोट्स काफी है। डोंट गो, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आप टाइम वेस्ट करेंगे, किताबों के अंदर मटेरियल टू दी पॉइंट जो है वो ढूंढना आपके लिए मेरा ख्याल है डिफिकल्ट हो जाएगा। तो प्लीज हैव ए लुक एट माय नोट्स एंड प्रिपेयर योर एग्जाम। अच्छा फवाद, आप को ये नोट्स नहीं मिले, आप मर्दान से हैं, तो प्लीज फिर वेट कीजिएगा कि कल आपका पेपर सेंटर खुलेगा तो अपना नाम उनको नोट करवा दीजिएगा। वो फिर आपको भिजवा देंगे। मेरी तरफ से जा चुके हैं। आसिम भट्टी साहब ने ये कहा है कि आपके माइक्स जो हैं वो करवा दिए जाएं, ऑफ करवा दिए जाएं। तो प्लीज आप सारे समझदार लोग हैं, जब एक बंदा बात कर रहा हो तो बाकियों को माइक ऑफ कर देने चाहिए। इससे ना सिर्फ आपको चीजें क्लियर होंगी बल्कि बाकी लोग भी सुन लेंगे, तो सबकी आसानी हो जाएगी। तो एनी अदर क्वेश्चन दैट यू माइट टू बी क्लैरिफाइड? असदुल्ला खान फ्रॉम लाहौर। अनवारुल हक जो हैं उन्होंने ये क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि कौन सी बुक में सिलेबस कवर होगा। तो अनवारुल हक साहब, ये एक बुक में आपका सिलेबस कवर नहीं होगा। यू विल हैव टू कंसल्ट 2-3 बुक्स। एक बुक सफिशिएंट नहीं है। 1 बुक सिर्फ मेरे नोट्स ही हैं कि इसके अंदर सारे एस्पेक्ट आपके जो है वो मैं कवर करके आपके साथ चीजें शेयर कर रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आप क्वेश्चन आप बंद करें, मैं लेक्चर का पहला पार्ट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तो उसके बाद फिर आपको मैं फर्दर क्वेश्चंस लूंगा। तो अब आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मैंने आपसे पिछले लेक्चर के बारे में इंडोर्समेंट अनऑफिशियल रेफरेंस के बारे में बात की थी। इंडोर्समेंट का कुछ पोर्शन बाकी रह गया था,
तो उस पर हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि एंडोर्समेंट जो है, दिस फॉर्म शुड बी यूज्ड व्हेन a copy of communication is to be forwarded to others in addition to the original addressee. A copy is forwarded to for information and guidance and necessary action for compliance. इसकी तफसील तीसरे लेक्चर के अंदर काफी हद तक मैं दे चुका हूं। अब तो लास्ट पॉइंट्स जो हैं मैं दोबारा उसको रिपीट कर रहा हूं। Copies of orders issued from a department are sent to the other departments or offices for information and are for action. If any action is required, brief instructions regarding the action to be taken should be given. तीसरा point, copies of government sanction for expenditure or approval to schemes are to be endorsed to the audit officer concerned by way of authorization of expenditure of financial commitment. अब आपने कभी गौर किया हो कि ईजी ऑफिस या अकाउंट्स ऑफिस के अंदर जब फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है या एजीपीआर इस्लामाबाद है उसके अंदर फाइनेंस डिवीजन से जब कुछ सैंक्शन इशू होती है तो उस सैंक्शन के ऊपर एक इंडोर्समेंट लगा के अकाउंट्स ऑफिस को वो सैंक्शन भिजवाई जाती है कि दिस लेटर इज वैलिड, दिस सैंक्शन इज वैलिड, इसकी अमाउंट क्लियर कर दी जाए, बिल पास कर दिया जाए। तो these are the different modes that can be applied for using the endorsement side of communication in the public sector. आप इसको उस वक्त सब समझ सकेंगे जब अपने दफ्तरों के आप एंडोर्समेंट वाला लेटर जो है वो ट्रेस करने में कामयाब हो जाएगा। No doubt I have tried to give you the sample of this communication letter एंडोर्समेंट जो है, लेकिन स्टिल आई वुड सजेस्ट कि प्लीज कंसल्ट इन योर ऑफिसेस के आपका एडमिन सेक्शन, पेरोल सेक्शन जो है वो इंडोर्समेंट का सैंपल आपके सामने रखे। मैंने जो गवर्नमेंट का सैंपल है जो कि बुक्स के अंदर प्रिंटेड है उसका फॉर्मेट मैंने आपको भेज दिया है। इसकी मदद से भी इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो दीज आर द एंडोर्समेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से खासी इम्पोर्टेंट है। अभी तक वैसे क्वेश्चन इसके ऊपर आया तो नहीं, लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेट इट बी क्लियर कि आप इसको अच्छे अंदाज से इसको अंडरस्टैंड कर सके। पार्ट 1 के अंदर दूसरी चीज जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं उसमें, अच्छा एंडोर्समेंट के कुछ पॉइंट्स और भी रह गए हैं, नोटिफिकेशन से पहले मैं वो भी कर दूं कि एंडोर्समेंट शुड नॉर्मली बी एड्रेस्ड बाय डेजिग्नेशन, इट शुड बी रिटन इन थर्ड पर्सन, दैट शुड bear no salutation or subscription except the signature and designation of the officer signing it. अच्छा, ये भी एक एस्पेक्ट एंडोर्समेंट का ये है कि द ऑफिसर हु साइंस द एंडोर्समेंट लेटर वो सिर्फ अपना डेजिग्नेशन लिखता है। सेक्शन ऑफिसर होता है वो लिखता है, या नॉर्मली सेक्रेटेरिएट से सैंक्शन इशू होती है तो सेक्शन ऑफिसर ही उसको इशू करता है, फाइनेंशियल सैंक्शन खसूसी तौर पे ऊपर। तो डेजिग्नेशन लिखा जाएगा, सेक्शन ऑफिसर है या डेप्टी सेक्रेटरी है या whosoever is signing the endorsement, वो अपना नाम नहीं लिखेगा, वो सिर्फ डेजिग्नेशन लिख के उसको ऊपर साइन कर देगा। कोई सैल्यूटेशन नहीं होती, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं होती। सैल्यूटेशन क्या डियर सर वगैरह भी नहीं होता। सब्सक्रिप्शन की उसका एंड जो है योर फेथफुली या योर्स ओबीडियंटली,
Nothing of this sort is written in the endorsement letter. अगला पॉइंट इसके अंदर ये है कि when the endorsees are more than one in the number, the signature and designation of the officer signing the endorsement should appear at the end of the last endorsement and not after every individual endorsement. अब यहाँ पर ये पॉइंट भी एक आता है कि मसलन इंडोर्समेंट बाज़-औक़ात एक बंदे को होती है, दो लोगों को होती है। अगर दो या दो से ज्यादा इंडोर्सी हो, एंडोर्समेंट करके उनको इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो जो बंदा इंडोर्समेंट लगा रहा है वो एट द एंड ऑफ द लेटर जो है वो साइन कर देगा। हर इंडिविजुअल इंडोर्समेंट के नीचे उसे साइन करने की जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं आप कहता हूं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ द पंजाब एक सैंक्शन इशू करता है। वो सैंक्शन जो है वो पंजाब के तमाम जिलों डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस को जानी है। वो एजी ऑफिस को लाहौर को वो फाइनेंस डिपार्टमेंट पंजाब का लेटर लिखेगा कि ये सैंक्शन हमने पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस को इंफॉर्मेशन देनी है। तो एजी ऑफिस लाहौर जो है उसको ओरिजिनल आ जाएगी, वो उसके ऊपर इंडोर्समेंट लगा के तमाम डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस जो हैं उनको वो लेटर इंडोर्स कर देगा। लेकिन साइन जो है वो एंड पर करेगा। अब पंजाब के जिले जो हैं वो मोर देन 36 हैं, तो 36 इंडोर्समेंट के लिए ओनली 1 सिग्नेचर्स आर सफिशिएंट। उनको टिक मार्क कर दिया जाएगा, ये लाहौर का, सॉरी ये शेखुपुरा का, ये कसूर का, ये वाड़े का डीए हुआ। इस तरीके से तमाम अकाउंट्स ऑफिस जो हैं उनके नाम लिख दिए जाएंगे और उनको टिक मार्क कर दिया जाएगा, लेकिन साइन इंडोर्समेंट के नीचे एक ही ऑफिसर एजी ऑफिस का करेगा। So this is the method by which the government sanction is given to different endorsees through the endorsement of letters. I hope कि चीज़ें काफ़ी हद तक आपको इसमें क्लियर हो गई होंगी एंडोर्समेंट में। तो बाकी जो है मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप अपने दफ्तरों में एंडोर्समेंट वाला लेटर जो है वो जाके तलाश करें, एडमिन में मिल जाएगा, या कोई सैंक्शंस वाला कोई लेटर जो है वो आपको किसी पेरोल में भी मिल सकता है। और खुसूसी तौर पर पेरोल जो कि डेवलपमेंट के खर्चे को डील करते हैं उसके अंदर एंडोर्समेंट जो है वो आपको मिल जाएगी। शायद मकबूल इंतजार कीजिएगा जरा, लेट मी फर्स्ट द पार्ट फर्स्ट और फिर मैं आपका सवाल लेता हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है आज हमारे पार्ट 1 के अंदर वो नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन जो है ये भी पब्लिक सेक्टर कम्युनिकेशन की एक फॉर्म है, वेरी इंपॉर्टेंट। गौर से जरा सुनिएगा। एन ऑफिशियल नोटिस रिलेटिंग टू समथिंग already done or to be done by the government and published in the Gazette of Pakistan for general information of the public is in official language called notification. आपने देखा होगा कि सिवाय नोटिफिकेशन की जो पब्लिक
है उसको गजट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पब्लिश किया जाता है। दिस इज द public record that is a publicly published in the Gazette of Pakistan। बाकी चीजें जो हैं वो पब्लिक कम्युनिकेशन की वो पब्लिश नहीं होती गजट ऑफ पाकिस्तान में, सिर्फ नोटिफिकेशन जो है इसका रिकॉर्ड जो है गजट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आता है। तो द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ इशूइंग ए नोटिफिकेशन इज टू नोटिफाई through publication in the Gazette of Pakistan the promulgation of statutory orders and rules, delegation of powers, appointments, promotions, transfers, retirements, resignation, and many other service matters concerned with gazetted officers। gazetted officers से मुतल्लिका जो भी सर्विस मैटर्स के बारे में जो चीज होगी वो गजट ऑफ पाकिस्तान के अंदर प्रिंट होगी, और ऐसी नोटिफिकेशन, ऐसी पब्लिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो नोटिफिकेशन कहलाएगी। तो गौर कीजिएगा दोबारा कि स्टैट्यूटरी ऑर्डर्स, स्टैट्यूटरी मींस जो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं वो, कोई रूल्स जो हैं, डेलीगेशन ऑफ पावर्स, appointments, promotions, transfers, retirements, resignation, and many other service matters concerned with gazetted officers। आप कभी गजेटेड ऑफिसर्स के नोटिफिकेशन उठा के देखें तो आपको सबसे ऊपर लिखा हुआ मिलेगा कि टू बी पब्लिश्ड इन द गजेट ऑफ पाकिस्तान। आपके दफ्तर खुलते हैं तो जाके नोटिफिकेशन का एक जो स्पेसिमन है उसको कोशिश कीजिएगा देखने की, तो आपको एक लाइन ऊपर लिखी मिलेगी, गैजेटेड टू बी पब्लिश्ड इन दी गजट ऑफ पाकिस्तान। प्रिंटिंग प्रेस ऑफ पाकिस्तान जो है वो प्रिंट करता है गजट ऑफ पाकिस्तान को। It is in the fitness of things to state that they become effective and valid only after they have been published in the Gazette of Pakistan। This is the most important instruction। अगर वो गजट ऑफ पाकिस्तान के अंदर नहीं पब्लिश होता तो वो ऑर्डर, वो नोटिफिकेशन, वो इफेक्टिव नहीं कहलाएगा। तो आपने कोई नोटिफिकेशन जो है इस टाइप की, जो कि मैंने ये 5-7 चीजें आपके सामने कंडीशंस जो हैं वो ले डाउन की हैं, इनको आपने चेक करना हो तो देखें कि गजट ऑफ पाकिस्तान के अंदर प्रिंटेड हैं या नहीं है, पब्लिश हुई है कि नहीं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट टू चेक द ऑथेंटिसिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ द notification issued by the government। अब नोटिफिकेशन के सिलसिले में फर्दर जो है वो a notification should be couched in a lucid। अब नोटिफिकेशन की जो वर्डिंग है वो कहते हैं बड़ी क्लियर होनी चाहिए। lucid, concise and precise language। ऐसी लैंग्वेज में नोटिफिकेशन इशू होती है कि उसके अंदर कोई तब्दीली ना की जा सके। प्लीज नोट इट, ए नोटिफिकेशन शुड बी काउच्ड। काउच्ड अगर डिफिकल्ट वर्ड लगता है तो रिटन।
इस रिटन वर्ड लिख लें, गिवन का वर्ड लिखें, सिनोनिम है इसका। ए नोटिफिकेशन शुड बी काउस्ड, ROR, गिवन, आर रिटन इन ए ल्यूसिड, बड़े क्लियर अंदाज में, कंसाइज होनी चाहिए और प्रिसीजन होना चाहिए। ऐसी लैंग्वेज आप इस्तेमाल करेंगे तो ये चीज भी जो है, जो आप अपने दफ्तरों के अंदर नोटिफिकेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाउ मच क्लियर, कंसाइज एंड प्रिसाइज लैंग्वेज हैज बीन यूज्ड टू नोटिफाई this notification. It is to be written in the third person. He, she, it, and in such a style so that nothing can be twisted out of context. इस सारे का प्राइमरीली एक फंक्शन जो है वो ये है कि कोई भी बाहर का शख्स जो है उसमें कोई ट्विस्ट ना दे सके। दो चीजें मैंने अर्ज की आपसे, लैंग्वेज ऐसी होती है, दूसरा उसका गजेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पब्लिश होना जो है वो ऑथेंटिसिटी को वैलिडेट करता है। आगे है, what particular should be mentioned in the notification in respect of appointments। जब गवर्नमेंट किसी गजेटेड ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट्स करती है, पोस्टिंग ट्रांसफर करती है, तो उसके अंदर कौन से पर्टिकुलर जो हैं वो लिखे होते हैं या लिखे जाने चाहिए। नंबर वन जो है, द नेम ऑफ द ऑफिसर हु हैज बीन अपॉइंटेड। नंबर टू, the date from which the appointment is effective. C, the nature of the appointment. D, the designation of the appointing authority. ये चार चीजें जो हैं ये आपकी उस नोटिफिकेशन को, उस आर्डरों को वैलिडेट करती हैं कि ये चार पॉइंट उनके अंदर जरूर होने चाहिए। अगर इनमें कोई मिसिंग हो तो आप डाउट कर सकते हैं कि ये सही भी है या नहीं। तो प्लीज ये चीजें जो हैं, नोटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट कम्युनिकेशन। आप जरूर अपने दफ्तर खोलें तो इसको आप देखिएगा। सैंपल जो आपके दफ्तरों के अंदर आते हैं उनको आप देखेंगे। अगला जो पॉइंट है वो है कि हमारा स्पेसिमन इसका क्या है। दूसरी इसके अंदर डिटेल्स जो हैं वो और भी आती हैं। वो ये है कि नेम ऑफ द मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट भी आएगा, ऑफिस का नाम आएगा, कौन अथॉरिटी दफ्तर जो है वो उसको इशू कर रहा है। टाइटल ऑफ द कम्युनिकेशन भी आएगा, नंबर एंड डेट ऑफ द कम्युनिकेशन भी आएगा, टेक्स्ट ऑफ द कम्युनिकेशन भी आएगा, सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन ऑफ द अथॉरिटी इशूइंग द नोटिफिकेशन। तो इस एंगल से आपने ये सारी चीजें जो हैं
इसको आपने नोट करना है कि ये उस लेटर के अंदर ये सारी चीजें मौजूद होनी चाहिए। अब मैं आपके साथ इसका स्पेसिमेन शेयर करता हूं। प्लीज इसको जूम कीजिए अपने लैपटॉप के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, या इवन अपने मोबाइल के ऊपर। तो यू विल कम टू नो कि गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन का फॉर्मेट जो है वो कैसे बनाया है। इसको थोड़ा सा मैं जरा बड़ा करता हूं ताकि आपको नजर आ जाए। सबसे ऊपर आएगा आपका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, या गवर्नमेंट ऑफ सिंध, जो भी गवर्नमेंट है। नीचे मिनिस्ट्री का नाम आएगा या डिपार्टमेंट का नाम आएगा। यू आर सीइंग ऑन द फॉर्मेट दैट आई एम शेयरिंग विद यू पीपल। फिर नीचे डेट आएगी, और उसके बाद जो है उसका नंबर जो है वो उसको ये लिखेंगे। नोटिफिकेशन सेंटर ऑफ दी जो पेपर है उसके ऊपर आएगा। मसलन ये सैंपल जो है मैंने गवर्नर ऑफ द पंजाब इज प्लीज टू, ये उस हिसाब से ये नोटिफाई किया गया है। अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट का होगा तो प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान जो है इज प्लीज टू, ये लैंग्वेज उसमें इस्तेमाल होगा। प्रेसिडेंट हो या गवर्नर हो, उनकी जो पावर रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर दी गई है वो नंबर उसके मुताबिक जो है, ये नंबर आप देख रहे होंगे, वो अथॉरिटी लिखी जाती है। आगे लिखा जाता है इट इज हेयर बाय नोटिफाइड दैट, टेक्स्ट आगे आएगी कि किस बंदे को किस ओहदे के ऊपर अपॉइंट किया जा रहा है। मसलन ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो बना है उसका नोटिफिकेशन इशू करेगी काबीना डिवीजन। तो लिखेगी प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान इज प्लीज टू अपॉइंट मिस्टर सो एंड सो एज केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अंडर द अथॉरिटी, जो भी ऑर्डर प्रेसिडेंट को दिया गया है। नीचे टेक्स्ट लिखी जाएगी, और इशुइंग अथॉरिटी जो है उसका नाम ब्लॉक लेटर्स के अंदर लिखा जाएगा। ये लिखने के बाद फिर इंडोर्समेंट लगाई जाएगी कि किन किन को कॉपीज भेजनी है हम। उसका नंबर इंडोर्समेंट का दिया जाएगा, फिर डेट उसकी दी जाएगी। ए कॉपी इज फॉरवर्डेड टू ऑल कंसर्न्ड। ऑल कंसर्न्ड जो हैं, जो भी उनके तहत लोग जो हैं वो वर्क कर रहे होंगे दफातर, उनको वो कॉपी भेज दी जाएगी। दूसरी इंडोर्समेंट इसके अंदर ये लगेगी कि ये पंजाब का सैंपल है तो प्रिंटिंग प्रेस ऑफ पंजाब को कॉपी जा रही है। तो पिछले इंडोर्समेंट के सिलसिले में मैंने कहा था कि दो से ज्यादा हो तो लास्ट के ऊपर साइन करने वाली अथॉरिटी जो है वो अपने सिग्नेचर करेगी। तो दिस इज द सैंपल दैट आई हैव शेयर्ड विद यू पीपल, कि आप इसको मद्देनजर रख के नोटिफिकेशन के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक नोटिफिकेशन लिखें आप किसी ऑफिसर की पोस्टिंग या ट्रांसफर के ऊपर, तो वो आपने ऐसा फॉर्मेट जो है वो आपने फॉलो करना है। आपका पहला पोर्शन जो है वो मुकम्मल हो गया है। हमारे पास 5-7 मिनट हैं जो कि क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैंने पहले पार्ट के ऊपर रखे हैं।
उस पर अब हम बात करते हैं। देन एट 1 o'clock हम नमाज की ब्रेक जो है वो 10 मिनट की लेंगे। फिर पार्ट 2 जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो प्लीज, खालिद महमूद साहब ने हाथ खड़ा किया। क्या सवाल है खालिद साहब आपका? जी बोलिएगा प्लीज। जी पार्टिसिपेंट्स, आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही। जी ओपन योर माइक्स, और एक वक्त में एक ही माइक ओपन होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी बोलिएगा भाई, क्या नाम है आपका और कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो। जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं सर डीजी ऑडिट फेडरल गवर्नमेंट से सलमान खान। थोड़ी सी आवाज ऊंची कीजिएगा अपनी। क्या नाम आपका? सलमान खान। सलमान खान। डीजी जी ऑडिट। जी सर। डीजी फेडरल ऑडिट से सर, डीजी इस्लामाबाद। फेडरल ऑडिट से। जी ठीक हो गया। जी क्या सर सवाल है एजीपी आपका? की। सर एक ये सवाल पूछना था कि जो इंडोर्समेंट लेटर है इसकी कोई एग्जांपल है एजीपी के हवाले से? जी बिल्कुल है। सर उसकी जी हम क्या ले सकते हैं? ये सर देखें। जो मैंडेटरी क्लियरेंस सर्टिफिकेट हम मांगते हैं ना ऑडिटर जनरल वाले, जो पेंशनियर से मांगते हैं, तो उसकी सर हम एग्जांपल ले सकते हैं? जी मैं आपको अर्ज करता हूं कि जी जी सर। आपका जो हेड ऑफिस होता है वो स्पोर्ट्स के एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान कोई लेटर भेजता है, कोई इंफॉर्मेशन नीचे भेजता है, मसलन सीजीए को लिखता है, वो कोई जी जी सर। एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन करता है, तो उसको इंफॉर्मेशन एक्चुअली चाहिए होती है कि वो इम्प्लीमेंटेशन एजीज ने करनी है। सपोज कर रहा जी हूं मैं। तो ऑडिटर जनरल जो है वो सीजीए को कहेगा, क्योंकि सीजीए के अंडर एजीज हैं, वो उनको लेटर भेजेगा, कोई नोटिफिकेशन या कोई और कोई कम्युनिकेशन करेगा, तो उसके नीचे सीजीए ऑफिस ने इंडोर्समेंट लगानी है, क्योंकि जवाब एजी मुख्तलिफ रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस के एजी से आना है। जी जी। तो सीजीए जो है वो उस लेटर को एज इट इज इंडोर्समेंट लगाएगा और तमाम पाकिस्तान के एजीज जो हैं उनको भेज देगा कि जी जी एडिटर जनरल हैज सॉट दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, आप इसके ऊपर अपने कमेंट करके तो हमें भेज दीजिएगा। तो वो इंडोर्समेंट करके जी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, पिशावर, आज़ाद कश्मीर और जो है गिलगित बल्तिस्तान, इनके एजीज को भेज देगा। वहां से इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट होगी वो इंफॉर्मेशन कंसोलिडेट करके तो सीजीए जो है वो ऑडिटर जनरल को उसका जवाब दे देगा। ठीक हो तो गया सर, ठीक। नोटिफिकेशन और इंडोर्समेंट टाइप जो है ये गवर्नमेंट के हर शोबे के अंदर ये पाई जाती हैं। सीनियर ऑफिसर्स जो हैं कोई इंफॉर्मेशन नीचे भेजते हैं और उस सीनियर ऑफिस ने भी फर्दर नीचे डाउनवर्ड से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो मैंने मिसाल उसमें आपको दी है कि एडिटर जनरल सॉर्ट एन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सीजीए, CGA has to collect the information from the respective AGs। तो सीजीए जो है उस लेटर के ऊपर अपनी कोई चीज नहीं लिखेगा, वो सिर्फ इतना लिखेगा कि एजी हैज, एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान हैज डिजायर्ड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन दिस इशू। तो रिस्पेक्टिव एजीज अपने अपने जो हैं वो कमेंट करके भेज दें, तो वो एजीज को जो कम्युनिकेशन जाएगी वो इंडोर्समेंट की जाएगी। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। एनीबॉडी एल्स? कोई और सवाल आपका? जी पार्टिसिपेंट्स।
मेरे तक आवाज नहीं आ रही, लेकिन 7 पार्टिसिपेंट्स हैव रेज्ड देयर हैंड्स। जी बोलिएगा प्लीज। आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही। एक सैयद जुनेद साहब हैं, ये कौन से दफ्तर से हैं? इफ ही इज लिसनिंग, सैयद जुनेद। सैयद जुनेद साहब अगर सुन रहे हैं मेरी आवाज तो प्लीज कांटेक्ट में मुझसे मुखातिब हों। सैयद जुनेद साहब। let me why I am asking for सैयद जुनेद साहब। बाकी पार्टिसिपेंट्स भी सुन लें कि he asked a question, मैंने उसका जवाब दिया। तो जुनेद साहब का सवाल था, जुनेद साहब ने उसके जवाब में लिखा थैंक यू डियर। नोटेड प्लीज बाय ऑल द पार्टिसिपेंट्स, I have to correct your English language also. देखें, whenever you are addressing to your senior, आप थैंक यू डियर नहीं लिखेंगे। थैंक यू डियर लिखा जाता है आपके अपने हम असर लोगों के लिए, कोलिग्स के लिए, या अपने से जूनियर के लिए। तो सैयद जुनेद साहब प्लीज रेक्टिफाई योर अंग्रेजी। मेरा ख्याल है कि आप फ्यूचर के अंदर अल्फाज के अप्रोप्रिएट इस्तेमाल के लिए आप जरा थोड़े से विजिलेंट रहेंगे। जी एनीबॉडी एल्स? जी एनी अदर क्वेश्चन? मोहम्मद अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं व्हाट इज मेंट बाय प्लेस ऑफ इशू। एंडोर्समेंट के अंदर मैंने बताया आपको, प्लेस ऑफ इशू से मुराद है कि आपका दफ्तर कहां मौजूद है। प्लेस ऑफ इशू इस्लामाबाद हो सकता है, लाहौर हो सकता है, जहां दफ्तर आपका मौजूद है और वहां से वो लेटर इशू हो रहा है, तो आप प्लेस ऑफ इशू की जगह पर शहर का नाम लिखेंगे। आपने आदिल महमूद साहब ने कहा है कि पीएमएडी के अंदर ग्रेड 16 जो है वो गजेटेड है कि नहीं है। जी आदिल महमूद साहब, आप गजेटेड क्लास 2 हैं, गजेटेड हैं, लेकिन क्लास 1 नहीं है, क्लास 2 है।
जब आप 17 में जाएंगे फिर क्लास 1 हो जाएंगे। फैसल सत्तर ने एक क्वेश्चन जो है वो पूछा है कि नोटिफिकेशन का रूल। नोटिफिकेशन का एज सच कोई रूल नहीं होता। इट इज ए फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर कम्युनिकेशन दैट इज यूज्ड इन गवर्नमेंट ऑफिसेस। और किस पर्पस के लिए ये इस्तेमाल होता है वो मैं तफसील में अपने लेक्चर में आपको अर्ज कर चुका हूं। आप उसको, मेरे नोट्स को आप पढ़िएगा। मोहम्मद बिलाल साहब का क्वेश्चन है कि इज देयर एनी डिफरेंस इन इंडोर्समेंट लेटर स्टाइल designation or format between federal public institutions and the provincial public sector organizations? नहीं, फॉर्मेट एक ही होता है, उसी से आप लिख सकते हैं। दोनों जगह एक ही फॉर्मेट इस्तेमाल होता है। बाकी आपके सवालात बहुत हैं। ये अनोनिमस अटेंडी के सवाल का जवाब नहीं दूंगा, मैंने पहले भी बताया था। ओके, सैयद जुनेद ने कहा कि गलती से डियर लिखा गया था। एक्सेप्टेड योर एक्सप्लेनेशन। तो दोबारा मैं बोले देता हूं कि सैयद जुनेद साहब, आपने डियर का लफ्ज अपने कुलीग, अपने हमअसर दोस्तों के लिए इस्तेमाल करना है, या अपने जो जूनियर्स होते हैं उनके लिए करना है, उम्र में छोटे हों उनके लिए करना है। वैन एवर यू आर एड्रेसिंग टू योर सीनियर, योर टीचर, योर ऑफिसर, उसके लिए सर का लफ्ज इस्तेमाल करना है। थैंक यू सर। तो पार्टिसिपेंट्स, आप 10 मिनट की ब्रेक आप ले लेते हैं नमाज के लिए। जोर की नमाज आप पढ़ लें। आपने कुछ कोई थोड़ी ब्रेक भी लेनी है तो ले लें। तो वी विल मीट आफ्टर 10 मिनट्स। स्टे विद मी टिल दैट टाइम।
जी, वेलकम बैक पार्टिसिपेंट्स। आपके फर्दर क्वेश्चंस जो हैं वो अब आप प्लीज अपने क्वेश्चन आंसर बॉक्स में लिख दें। फिर मैं इसको आपके आंसर जो हैं वो दूंगा। अब हम अपना पार्ट 2 जो है उसका लेक्चर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जी पार्टिसिपेंट्स, अगला हमारा सेगमेंट जो है वो प्रेसी से मुतलका है। प्रेसी का मैं फॉर्मेट तो मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस कर दिया था कि प्रेसी इज एन इम्पोर्टेंट एक कम्युनिकेशन है, एक एक क्वेश्चन है जो कि हमारी लाइफ के अंदर ना सिर्फ दफ्तरों में बल्कि हमारे रोजमर्रा जिंदगी के अंदर इसका रोल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक प्रेसी लिखने के लिए मैंने कुछ हदायत आपको जो हैं वो दी थी लेक्चर नंबर 3 के अंदर। कि आपने जब प्रेसी बनानी है तो फिर आपने क्या चीजें जो हैं उसके अंदर नोट करनी है। तो पहले तो दोबारा मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। आप गौर से जरा सुनिएगा, और अगर आपके पास आपके लेक्चर नोट कि आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने समरी या प्रेसी बनाने के लिए आपको पिछले लेक्चर में लेक्चर 3 में मैंने दिए थे कि जो पैसेज आपके सामने आता है उसको आपने रीड एंड अंडरस्टैंड द टेक्स्ट केयरफुली। आप उसको बहुत केयरफुली उसको पढ़ें और अंडरस्टैंड करें। थिंक अबाउट द पर्पस ऑफ द टेक्स्ट। नंबर 2, थिंक अबाउट द पर्पस ऑफ द टेक्स्ट। कि ये जो पैराग्राफ दिया गया है ये आपने ये क्या कह रहा है, ये इसका मतलब क्या है। तीसरा पॉइंट मैंने इसके अंदर आपसे कहा था कि सिलेक्ट द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन पेपर जो आपका होता है उसके ऊपर ये क्वेश्चन समरी या प्रेसी का आए तो आपके पास अगर लेड पेंसिल है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नीचे आप लाइन लगा लें। सिलेक्ट द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। चौथा पॉइंट मैंने दिया था आपको, फाइंड द मेन आइडियाज। फाइंड द मेन आइडियाज। उसकी आगे तफसील मैंने कुछ यूं दी थी आपके साथ। दे मे बी फाउंड इन टॉपिक सेंटेंसेस। किसी एक सेंटेंस या दो सेंटेंसेस के अंदर वो आइडिया आपको मिल जाएगा मेन। फिर मेन आइडिया जो है उसका और उसके फर्दर डिटेल जो है उसमें आपको डिस्टिंक्शन करना होगी। डिस्टिंक्शन बिटवीन द मेन एंड द सब्सिडियरी इंफॉर्मेशन।
आप डिलीट कर दें। अगर कोई एग्जांपल्स उसके अंदर दी गई हैं तो एग्जांपल्स को डिलीट कर दें। इस तरीके से यू विल कम अक्रॉस दिस थिंग कि आपकी रेलेवेंट मटेरियल, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने लिख लिए, मेन आइडियाज को अंडरलाइन कर लिया। अब इन चीजों को आपने लिखना है अपने हिसाब से, अपनी ओन लैंग्वेज के अंदर लिखना है। आपने वर्ड्स जो हैं वो बारो नहीं करने फ्रॉम द ओरिजिनल टेक्स्ट। अपने अल्फाज में, सादा अल्फाज के अंदर यू विल हैव टू कन्वे the important points, the main ideas that have been highlighted in the passage. पैसेज एक भी हो सकता है, 5, 6, 7, 8 पैराग्राफ्स भी हो सकते हैं। जब आप अपने पॉइंट्स लिख लेंगे और फिर आप उसको लिखेंगे अपने अल्फाज के अंदर, तो ये सिलेक्शन जो आपने की है, कंसाइज्ड वर्ड्स, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपसे शेयर किया था कि आपकी ग्रामर की किताबों में वन वर्ड फॉर मैनी का एक चैप्टर होता है। अगर कभी टाइम मिले तो उसको ज़रूर पढ़ लें कि एक पूरे सेंटेंस की जगह एक वन वर्ड जो है वो लिखा जा सकता है। मसलन एक मिसाल बड़ी मशहूर है कि ही इज ही इज नॉट एबल टू रीड एंड राइट। तो रीड एंड राइट, ही इज नॉट रीड एंड राइट, उसकी जगह पर इलिटरेट का लफ्ज लिख सकते हैं। तो इस टाइप के अल्फाज जो हैं आपकी ग्रामर की बुक के अंदर जो हैं वो दिए होते हैं, तो आप उनको पढ़ के अपने वोकेबलरी में इजाफा करें। दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन अटेम्प्टिंग योर पेपर्स। फिर आपने जो आइडिया पैसेज के अंदर, पैराग्राफ के अंदर नोट किया है, उसको अपने अल्फाज में एक सीक्वेंस के अंदर लिखने की कोशिश करें। सीक्वेंस जो है आपका वो बरकरार रहना चाहिए, उसके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए और उसके अंदर एक रब्त होना चाहिए, कोहेरेंस होनी चाहिए। ये पॉइंट्स मैंने आपको दिए हुए हैं। आप इनको जब दोबारा पढ़ेंगे, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिए हैं, दोबारा पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। Whatever passage I am giving to you people, you will have to apply all those guidelines that I have elaborated before you people. तो आज का जो पैसेज है मैं उसको आपके सामने डिस्प्ले करता हूं। आप इसको 10 मिनट के लिए आप पढ़ें, अपनी कॉपी के ऊपर उसके नोट्स अंडरलाइन करके लिखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और फिर आप इसको अपने जो है क्वेश्चन आंसर बॉक्स के अंदर उसकी समरी लिख सकते हैं। तो वो समरी जो है वो जिनकी टाइपिंग अच्छी है, जिन लोगों की, वो तो बड़े आसानी के साथ लिख लेंगे। बाकी अगर नहीं भी कर सकते तो वो फिर मैं जो सोल्यूशन दूंगा उसको फिर वो उसके साथ मैच कर लें। लेकिन आपने अटेम्प्ट जरूर करना है इसको। जैसी भी अंग्रेजी आपकी है, जैसी भी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, यू आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। और जो पैराग्राफ मैंने दिया है उसके वर्ड्स मैंने दिए हैं कि इतने वर्ड्स पर मुश्तमिल है, और आपका जो सॉल्यूशन है वो इतने वर्ड्स पर होना चाहिए।
तो पार्टिसिपेंट्स, आप अपने सवालात अभी रोकिएगा। यू आर गिवन 10 minutes टू रीड आउट दिस पैसेज, note down the important points, write in your own words in the sequential manner in which the ideas have been given by the author। और क्लैरिटी उसके अंदर होनी चाहिए। और अपना सॉल्यूशन जो है वो, अगर कोई साहब क्वेश्चन आंसर बॉक्स के अंदर लिखना चाहें तो वो लिख दें, मैं उसे पढ़ लूंगा। बाकी जो ना लिख सकें, वो जो सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा उसके बाद फिर आप उसके साथ मैच कर लीजिएगा। लेकिन आप 10 मिनट में लिख सकें तो ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि नहीं लिख सके तो फिर बाद में भी आपने नहीं लिखना। यू विल हैव टू अटेम्प्ट एट होम। तो प्लीज गो थ्रू दिस पैसेज। इसकी प्रेसी आपने बनानी है। 214 वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल ये पैसेज है। इसको आपने 1/3 अल्फाज के अंदर अपना जवाब जो है वो लिखना है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। आप स्टार्ट लें और फिर मैं आपके साथ अपना सॉल्यूशन शेयर करूंगा। टाइम इज स्टार्टेड नाउ।
पार्टिसिपेंट्स, आपका टाइम खत्म हो गया 10 मिनट का। आपने जो अटेम्प्ट करने के लिए मैंने आपको दिया था, तो अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि ये पैसेज जो दिया है मैंने आपको, इस पैसेज की ये बैकग्राउंड है कि ये यूनानी माइथोलॉजी से मुतल्लिका लिटरेचर का एक पैराग्राफ है कि जो ग्रीक सिविलाइजेशन है उसके अंदर एक एक ये ख्याल पाया जाता है कि जो लोग मर जाते हैं, वो जब इस जहान से दूसरे जहान में जाते हैं तो उन्हें उनकी रूहें जो होती हैं उनको एक दरिया पार करना पड़ता है। आज भी आप यूनानी सिविलाइजेशन के लोगों को अगर देखें, इफ एनी वन ऑफ यू बिलोंग्स टू चित्राल, तो वहाँ किलाश कबीले का, जो कि कहते हैं कि वो यूनानी नस्ल से लोग हैं, तो उनके जो लोग मर जाते हैं वो वो अपने क्या उनके साथ अपनी डेड बॉडीज के साथ वो क्या करते हैं, उनका तरीकाकार जो है, तो उससे मुतलका ये पैसेज जो है लिटरेचर से मैंने लिया है। तो कि एक कंजूस जो है ग्रीक सिविलाइजेशन का, वो मर जाता है और जब उसको बरी किया जाता है, दफन किया जाता है, तो उसको फिर एक रिवर को क्रॉस करना होता है। अब रिवर को जब क्रॉस करती है वो रूह, तो उसकी सिविलाइजेशन को, ग्रीक को, अब देखें तो वो जो लोग मर जाते हैं उनकी आंखों के ऊपर करेंसी, पैसे रखते हैं, रुपया टाइप को, वो उनकी करेंसी होगी, उसकी आंखों, दोनों आंखों के ऊपर रख देते हैं कि जब ये अगले जहान जाएगा यहाँ से, तो ये किराया जो है, वो जो कश्तीबान जो कि फेरी चलाता है दरिया को पार करने के लिए, तो वो ये किराए के तौर पर उसको दे देंगे, ये वो किराया लेता है। अब ये जो कंजूस आदमी मर जाता है, तो जब फेरी मैन के पास उसकी रूह जाती है दूसरे जहान जाने के लिए, मीन्स दरिया के दूसरे पार, तो वो कश्तीबान जो है उससे किराया डिमांड करता है। लेकिन माइजर जो है, कंजूस यूनानी जो है, वो अपने नेचर से मजबूर होता है, वो किराया नहीं देता और अपने आप को दरिया में छलांग लगा देता है और तैर के दरिया के दूसरी तरफ पहुंच जाता है। जब दूसरे किनारे पर पहुंचता है, तो वहां पर जो लोग होते हैं उसे देख के, तो वो परेशान हो जाते हैं और शोर मच जाता है वहां पर कि ये इसने क्या किया। क्योंकि उनकी माइथोलॉजी के अंदर, उनके मजहब के अंदर, यूनानियों के अंदर ये चीजें जो है ये तो आम थी। वो कहते हैं कि इस ये फेरी के ऊपर नहीं आया, कश्ती के ऊपर नहीं आया, बल्कि ये तो ऐसे ही पार करके आ गया। क्योंकि वो अपनी नेचर के हिसाब से कंजूस आदमी था, उसने किराया नहीं देना पसंद किया। तो वहां पर दरिया के दूसरे किनारे के ऊपर जजेस बैठे होते हैं, जो कि लोगों की सजा और जजा का जो है वो फैसला करते हैं। जो मर के लोग जो हैं वो इधर आते हैं। तो जब उन जजेस ने देखा कि ये एक आदमी बगैर किराया पे किए हुए कश्तीबान को
दूसरे किनारे पर चला आया है तो उन्होंने उसको सजा देना चाहिए। 3 जजेस थे, रादर द 4 जजेस थे। अगर हम उनको नाम जज ए का दे दें तो उसने कहा कि इसको सजा जो है इस बंदे की, इस कंजूस की ये बनती है कि इसको बड़ी सारी एक चट्टान के साथ बांध दिया जाए। दूसरे ने कहा कि नहीं, इसको सजा ये देनी चाहिए कि इसके हाथ में एक छलनी दे दी जाए और इसे कहा जाए कि वो पानी जो है वो उसमें इकट्ठा करे। तीसरे ने कहा कि नहीं, इसको सख्त सजा होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इसे पहाड़ी के ऊपर एक बड़े पत्थर के साथ इसे बांध दिया जाए और पत्थर को धक्का दे दिया जाए और वह रोल होके पहाड़ी से नीचे गिरे, ताकि इसे पता हो कि इसने ये डिसिप्लिन तोड़ा है। उनमें एक सुप्रीम जज होता है जिसे चीफ जस्टिस कहते हैं। तो 4 जजेस हो गए, एक चीफ जज हो गया और बाकी 3 छोटे जज हो गए। तो छोटे जजेस ने तजवीज जो दी तो सुप्रीम जज ने ये कहा कि नहीं, इसकी ये सजा कम है। तो फिर क्या सजा होनी चाहिए? सुप्रीम जज ने कहा कि इसको इसे वापस इसकी दुनिया में भेज दिया जाए जहां से ये आया था, ताकि अपनी आंखों से देख सके कि वहां पर जो कंजूसी से अपनी ये दौलत इकट्ठी करके आया था, वो इसके वारिसान जो हैं वो किस तरीके से दिल खोल के उसको खर्च कर रहे हैं। ये उसकी सजा बनती है कि सारी जिंदगी इसने कंजूसी में गुजारी, अपने पैसे जमा करता रहा, लेकिन अब जाके ये वहां देखे। अब उनकी ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर ये है कि वो रूहें जब वापस जाती हैं तो वो लोगों को नजर नहीं आती, लेकिन रूहें उनको देख रही होती, अपने लोगों को, अपने वरसा को। तो जज ने कहा कि इसे भेजें दुनिया में वापस और जाके ये देखे कि उसकी दौलत के साथ वो कैसा सलूक कर रहे हैं। ये सजा चीफ जज ने दी। तो दिस इज द पैसेज ऑफ द ग्रीक माइथोलॉजी। इसको मैंने अपने हिसाब से मैंने 214 वर्ड्स को 78 वर्ड्स में मैंने इसको दिया है, कंडेंस किया है, ऐसी बनाई है। तो प्लीज इसको देखिएगा। अगर किसी ने क्वेश्चन आंसर बॉक्स में लिखा है तो मैं चेक कर लूंगा, अदरवाइज आप अपने अपने सोल्यूशन के साथ इसको मैच कीजिए और देन फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ चीज़। ये सोल्यूशन है जी। इसको मैच कीजिए, देन फिर आपके क्वेश्चन आंसर्स मैं लेता हूँ। और अगर किसी ने बॉक्स में लिखा है तो मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, खाना बन गया। बन तो कर दो।
बंद तो कर दो बेटा। यहाँ भी मैं लेक्चर खत्म कर लूँ, 5 से 10 मिनट लगेंगे मुझे। प्लीज प्लीज नोट इट कि आप मेरे इस सॉल्यूशन में से गुजरे होंगे। आप में से कुछ लोगों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और अपने क्वेश्चन आंसर बॉक्स में लिखा है। इनके नाम कुछ यूं हैं: मोहम्मद हमायूं, मोहम्मद काशिफ
और यासीन नोमान, असद अली, ये 4 लोग हैं। उसके बाद आसिम हसनैन ने भी ये अटेम्प्ट किया है। तो बाकी लोग जो हैं उन्होंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। बट आई वुड से कि जिन लोगों ने भी अटेम्प्ट किया है उनकी बहुत अच्छी अटेम्प्ट है। थोड़ी बहुत उसके अंदर चेंजेस जो हैं वो आप ला के जो सोल्यूशन मैंने दिया है उसके साथ आप मैच कर लें। तो रेस्ट ऑफ द पीपल आर रिक्वेस्टेड टू अटेम्प्ट इट एट योर होम। आज का ये होमवर्क भी समझें और जो सोल्यूशन मैंने दिया है उसके साथ मैच करके करीब करीब आप अपना आंसर ले आए। आपने एक साहब ने यहाँ सवाल पूछा है कि इसमें हमने हेडिंग भी देनी है। यस, हेडिंग भी देनी है। तो हेडिंग आप लिख लीजिएगा डेथ ऑफ ए माइजर, और एंड के ऊपर आपने कितने अल्फाज के ऊपर आपका आंसर जो है वो मुश्तमिल है वो अल्फाज भी लिखने हैं। मेरे अल्फाज जो हैं वो 78 वर्ड्स हैं, प्लस माइनस 1/3 आंसर्स वर्ड्स बनते हैं। सर। जी प्लीज थोड़ी 1 मिनट ठहर जाइएगा जरा। तो वर्ड्स आपने जरूर देने हैं, जो कि 5-7 वर्ड्स ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं। आपने वर्ड्स देने हैं, उसकी हेडिंग देनी है। इसमें हेडिंग मैंने आपको दिया है द डेथ ऑफ ए माइजर। तो आप इसके मुताबिक इस क्वेश्चन को सर। आप ट्राई करें अपने लिखने के लिए। तो दिस इज टुडेज exercise also that will help you a lot to attempt the question in the paper. जी, अब आपका सवाल प्लीज, आप क्या है सवाल, अपना नाम बोलिए। जी प्लीज, कुछ आप सवाल पूछ रहे थे। पार्टिसिपेंट्स, आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही, जरा ऊंची आवाज में बोलिएगा। अगर कोई सवाल नहीं है तो आज की ये एक्सरसाइज जो है ये मैं आपको दे रहा हूं। जिन लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया वो अपने तौर पर अटेम्प्ट करके मेरे सॉल्यूशन के साथ मैच कर लें, और अगर जिन्होंने अटेम्प्ट किया है वो भी अपने अपने पैसेज के अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट ट्यूसडे को इंशाल्लाह आपके साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त इनसे मुतलका आज के लेक्चर के कोई सवालात भी होंगे तो वो भी मैं जवाब दूंगा, और हम अगला 5वां लेक्चर जो है उसको हम मैं शेयर करूंगा आपके साथ। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन पार्टिसिपेंट्स, योर टाइम इज नाउ कंप्लीट।